जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी जो कि 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। और इसमें केवल हम प्रश्नों के बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसके उत्तर भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उसके आसपास से किस प्रकार से अगली शिफ्ट में पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और पीडीएफ भी आपको इसकी मिलेगी। तो पीडीएफ के रूप में हमने इन सब प्रश्नों को कन्वर्ट करके रखा है जो कि आपके सामने ये रहे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है जो कि याददाश्त के तौर पर कई साथियों के सहयोग से ये पीडीएफ तैयार किया गया है और जिन लोगों ने पेपर दिया है उनसे पूछा गया है, लगातार उनके द्वारा ये बताए गए हैं। तो उनकी याददाश्त के आधार पर ये प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न था वो पूछा गया था, इसमें भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो आप जानते हैं भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक। अगर भारत का पूछे तो कटक है, और अगर मध्य प्रदेश में पूछा गया होगा कि हो सकता है कल की डेट में मध्य प्रदेश का पूछ ले, तो मध्य प्रदेश का जो है चावल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है, बड़वानी में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, चौरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनवाया गया। चौरपुरा जो शिव मंदिर है वो किस सदी में बनवाया गया। तो इस वीडियो में हम आसपास के प्रश्न भी जैसे बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो है आपको 25 वीडियो देखने ना पड़े, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाए। तो जो है चौरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनवाया गया था। तो इसका जो आंसर है चौरपुरा शिव मंदिर 12वीं सदी में कौन से राजा ने। तो हो सकता है अगले प्रश्न पेपर में पूछ ले कि किस राजा ने बनवाया था। तो राजा चोल द्वितीय द्वारा निर्मित करवाया गया था चौरपुरा मंदिर। किसके द्वारा? राजा चोल द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका बुरहानपुर। अब आपको पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी ये तीनों देख कर जाने हैं और मध्य। ठीक है, सारे जिले देख कर जाना है। अगला प्रश्न है, लाल बाग महल कहाँ स्थित है। तो जो लाल बाग महल है वो आपका लाल बाग पैलेस जो है वो कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। अगला प्रश्न है जो है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिकतम जो लगाया जा सकता है 3 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे, हो सकता है आसपास से और इसके प्रश्न बन जाएं। तो देखिए, संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहता है। नॉर्मली राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए लगता है, लेकिन और इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। लागू होने के बाद राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल या किसी अन्य कर्मचारी कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को ले सकता है। जो है राज्यपाल किसी अन्य कार्यकारी निहित शक्तियों को अपने पास ले सकता है। तो जो है कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? 1 वर्ष की अवधि के लिए, लेकिन इसको अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो आज पूछा था अधिकतम कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तो 3 वर्षों तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। तो जो लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब लाहौर अधिवेशन से संबंधित हम और थोड़े बहुत आगे के फैक्ट देख लेंगे, हो सकता है अगले पेपर में पूछ ले। देखिए, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो हो सकता है अगली बार पूछी जाए जो घोषणा पत्र तैयार किया गया उसका जो है थीम क्या था, तो वो था पूर्ण स्वराज। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया। पंचायती राज और ग्राम राजस्व अधिनियम तो वो पारित किया गया था 25 जनवरी 1994 को। कब? 25 जनवरी 1994 को। हो सकता है अगले जो है पेपर में पूछ ले कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो है किस संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था। तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के। और हो सकता है पूछ ले 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में। तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 क्रमांक सन 1994 दिनांक 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया था। तो अगली बार हो सकता है अगले पेपर में पूछ ले कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पारित किया गया, तो वो किया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुरूप से। ठीक है,
अगला है बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, तो इसके ऑप्शन भी बताए गए थे उनके द्वारा, दतिया, छतरपुर, शहडोल, पन्ना। तो जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आपका दतिया आता है, छतरपुर आता है, पन्ना भी आता है, लेकिन शहडोल नहीं आता है। तो इसका सही आंसर था शहडोल। अगला प्रश्न है कंबोडिया मंदिर में रामायण महाभारत किस मंदिर से संबंधित है। कंबोडिया मंदिर में जो है रामायण और महाभारत किससे संबंधित है, तो उसका जो आंसर था वो था अंकोर वाट। क्या था आंसर? अंकोर वाट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका जिला सड़क रखरखाव का निर्माण कौन करता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो निर्माण का जो रखरखाव है वो कौन करता है? सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जो सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है जिला सड़क का रखरखाव का निर्माण कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तो जो ये आया था वो आया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना के अंतर्गत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और जो है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? महू, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो जो है उस समय जो संबंधित थे वो थे सीहोर से, लेकिन अब तात्कालिक में किससे? भोपाल जिले से संबंधित है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है अगले पेपर में प्रश्न बनने की 99% उम्मीद है। और वो प्रश्न कौन सा बनेगा कि शंकर दयाल शर्मा किस कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति रहे, या कौन से राष्ट्रपति, कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे। तो देखिए शंकर दयाल शर्मा 19 अगस्त 1918, 26 सितंबर 1999 के मध्य प्रदेश राज्य के एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद जिन्होंने 1992 से, कब से? 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? शंकर दयाल शर्मा ने। और लिख के ले लीजिए, जो है कल के पेपर में इनसे प्रश्न आएगा कि इनका कार्यकाल क्या था, और अगर कार्यकाल नहीं आता है तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चिन्नौर चावल जीआई टैग वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। चिन्नौर चावल जीआई टैग तो जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बालाघाट जिले से। कौन से जिले से? बालाघाट जिले से चिन्नौर चावल का जीआई टैग संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। देखिए जो है जीआई जो टैग है जो आपको मिला है चिन्नौर चावल के लिए, खास तौर पर उगाया जाने वाला चिन्नौर राइस अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खुशबू के लिए जाना जाता है। और यह बहुत ही मुलायम होता है, इसे पकाने में पानी भी कम लगता है, इससे खीर के लिए सबसे अच्छा चावल माना जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है आ जाए कि खीर के लिए सबसे अच्छा चावल कौन सा माना जाता है जिसे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जीआई टैग भी प्राप्त है। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा चिन्नौर चावल। तो इसे खीर के लिए सबसे अच्छा चावल माना जाता है। चिन्नौर राइस को बालाघाट में जीआई टैग भी मिला है। तो इनके आप हो सकता है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नहीं तो आप अभी से इनको याद करते चलिए कल के लिए और अगले पेपरों के लिए भी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति का शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब? मेरठ के छावनी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। अगर शहर आए होंगे ऑप्शन में तो मेरठ, और अगर राज्य आए होंगे ऑप्शन में तो फिर उत्तर प्रदेश। और इसकी शुरुआत कब? 10 मई 1857 को जो है इसका विरोध हुआ था। क्यों हुआ था इसका भी कारण नीचे है। देखिए 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया। इसी के साथ 1857 की क्रांति का विद्रोह किया गया था। जो मंगल पांडे और उनके साथी थे उन्होंने जो है 1857 में जब ये चर्बी वाले कारतूस युक्त किए गए तो उसके विद्रोह के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और तभी से 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है तानसेन को कहाँ दफनाया गया था। तानसेन को कहाँ दफनाया गया था? तो वो दफनाया गया था कहाँ पर? ग्वालियर में। अब हो सकता है तानसेन से अगला प्रश्न पूछ जाए कि तानसेन जो है उनके गुरु का नाम क्या था। तो तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था संत मोहम्मद गौस। क्या नाम था? संत मोहम्मद गौस। हो सकता है पूछा जाए कि तानसेन और संत मोहम्मद गौस जो है अब नाम आ जाए संत मोहम्मद गौस को कहाँ दफनाया गया था। तो उनके साथ में ग्वालियर में ही उनको भी दफनाया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर भी ग्वालियर होगा अगर पूछा जाए तो। अगला है डलहौजी ने दिलीप सिंह को पेंशन भोगी लंदन में किस सन में भेजा था।
किस सन में भेजा था? तो इसके ऑप्शन नहीं थे, अभी जानकारी याद नहीं है। ऑप्शन जिसने भी बताया है ये प्रश्न उसको ऑप्शन याद नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देंगे। देखिए, जो भी जानकारी वीडियो मिलेगी रियल और ऑथेंटिक मिलेगी। फर्जी प्रश्न बनाकर आपके लिए भ्रमित नहीं करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल चिंतित नहीं होना है आप लोग। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो 1847 में महारानी जिंदा कौर को जो है दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपये, 1847 में महारानी जिंदा कौर को जो है महारानी जिंदा कौर थी वो दिलीप सिंह से अलग करके उन्हें 48,000 रुपये की वार्षिक आय के साथ जो है वार्षिक पेंशन के साथ इनको लंदन भेज दिया गया था 1847 में। ठीक है, अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? सभी राज्यों के लोक संगीत आपको याद कर लेने हैं। तो जो जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है वो है आपका सूफियाना। कौन सा? सूफियाना। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में इससे प्रश्न बन जाए। देखिए, जो सूफियाना है यह कश्मीरी लोकगीतों का एक प्रचलित गीत है। और यह कौन सा, महिला प्रधान है कि पुरुष प्रधान? तो यह एक पुरुष प्रधान गीत है। और कब कब गाए जाते हैं? प्रायः विरह और मिलन के अवसर पर यह गीत गाए जाते हैं। संभवतः सूफी संत लोग इस गीत को गाते हैं। तो जो है जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? सूफियाना। अन्य राज्यों के भी आपको आज रट्टा मार लेनी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यादव राय ने 14वीं शताब्दी में किसकी नींव डाली थी? यादव राय ने 14वीं शताब्दी में किसकी नींव डाली थी? तो वो डाली थी बायगॉड की, यानी कि इसका बहिष्कार करो। अगला है बैक्टीरिया का छोटा रूप क्या है? तो बैक्टीरिया का जो छोटा रूप है वो है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि में छोटे परजीवी जीवाणुओं का एक अलग समूह शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चक्रवात का केंद्र क्या है? चक्रवात का केंद्र क्या है? तो चक्रवात का जो केंद्र है उसको कहा जाता है आँख। क्या कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र को आँख कहा जाता है। चक्रवात कोर एक बादल रहित शांत क्षेत्र है जिसे आँख कहा जाता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है वो बादल रहित शांत क्षेत्र है और जिसको उसकी क्या कहा जाता है? आँख कहा जाता है। इस क्षेत्र में हवाएं और वर्षा नहीं होती है, लेकिन आँख के चारों ओर की हवाओं का वेग, जो आँख चक्रवात का केंद्र होता है, जो ये चक्रवात है इसका जो केंद्र होता है जिसको कहते हैं आँख, वहाँ पर ना बादल होते हैं ना हवाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके आसपास की हवाओं का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बहुत अधिक होता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। PU का रासायनिक नाम, PU का P और U का रासायनिक नाम जो था वो था क्या? प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम है क्या? तो एक दुर्लभ ट्रांस यूरेनस रेडियोधर्मी तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक PU है और परमाणु भार आपके सामने लिखा हुआ है। कितना है परमाणु भार बताइए? प्लूटोनियम के कितने अपरूप होते हैं? तो प्लूटोनियम के होते हैं 6 अपरूप, जिसका परमाणु भार होता है आपका कितना? 94। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है? आपको पता है कि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो अगला प्रश्न हो सकता है यहाँ से पूछ ले कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में भी था 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाता। ठीक है, अगली बार आपको याद रखना है पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर जो है वो है उत्पादक। उत्पादक से ही खाद्य श्रृंखला की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि देखिए उत्पादक यानी कि जब पौधे बनेंगे, जब पौधे आएंगे तो पौधे को खाएगा कौन? पौधों को खाएगा कीड़े मकोड़े, या फिर कह सकते हैं आप टिड्डा। टिड्डों को फिर कौन खाएगा? टिड्डों को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को कौन खाएगा? बाज। तो ये तो देखिए उपभोक्ता बन गए प्रथम द्वितीय तृतीय। लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? यानी प्रथम स्तर जो होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है मिश्रित उर्वरक कौन सा है? तो मिश्रित उर्वरक कहा जाता है अमोनियम सल्फेट को। किसको कहा जाता है? अमोनियम सल्फेट को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, तो इसमें उनको इतना याद नहीं है कि प्रश्न कैसा आया था, लेकिन ये बता रहे थे कि रियो शिखर सम्मेलन से प्रश्न आए हैं। तो
यहाँ पर रियो शिखर सम्मेलन पर एक थोड़ी सी नज़र हम डाल के चलेंगे, हो सकता है अगले पेपर में भी ये प्रश्न पूछ ले। तो पृथ्वी शिखर रियो शिखर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है किससे संबंधित है, तो पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन विश्व के नेताओं की 10 की ये बैठकें हैं, जो कि हर 10 साल में होने वाली बैठकें हैं, जो कि 1972 से संयुक्त राष्ट्र की मदद से आयोजित की जाती है, ताकि वैश्विक स्तर पर सतत विकास को प्रोत्साहित करने के तरीकों को परिभाषित करने में मदद मिले। तो जो है सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा सम्मेलन किया जाता है, तो रियो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है इस प्रकार का बन जाए। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो आप याद रखना 1972 से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तरल ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, निम्न में से कौन सा तरल जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। आपके पास ऑप्शन भी 4 हैं, और जो है एल्कोहल है, ईथर है, पारा है, या फिर जल है। तो जो नीचे तरल दिए गए हैं, इनमें से अगर सबसे अच्छा ऊष्मा का आपको सुचालक ढूंढना है, या चालक ढूंढना है, या संवाहक ढूंढना है, तो वो हो जाएगा पारा। पारा एक द्रव धातु है, जो कि रूम के सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कली चूना का रासायनिक सूत्र ये भी पूछा गया था, तो वो था CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कली चूना का रासायनिक सूत्र जो नॉर्मल है, जैसे कि नीलत होता, कली का चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, सोडियम ऑक्साइड, या फिर सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार के जो है नॉर्मल से सूत्र आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और देख के जाने हैं। तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOH2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का जलीय जीव कौन है, भारत का जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत का जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा डॉल्फिन के बारे में थोड़ी सी और, क्योंकि इससे प्रश्न जो है बन सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लंबे चल रहे हैं, प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने हैं, तो एक टॉपिक से कम 50 प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में, जो 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में हुई गंगा घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न बन सकता है कि जो है किसकी अध्यक्षता में गंगा जो डॉल्फिन है उसको जलीय जीव घोषित किया गया था, या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में। और कब किया गया, तो 2009 में। और इसके बाद अगर बात की जाए कि किसके सुझाव के अनुसार, किसके सुझाव से, तो बिहार के मुख्यमंत्री से। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, तो वहाँ थे कौन, नीतीश कुमार। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आप देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटोकॉल क्या है, यह भी एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नियमों का समूह होता है, एक इकट्ठे नियम जो होते हैं, आप लिस्टेड कर लेते हैं जैसे नियमों को, तो उसको क्या कह सकते हैं, प्रोटोकॉल। जैसे कहते हैं कि आर्मी में रहना, तो आर्मी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, यानी कि आर्मी के जितने नियम हैं सभी को फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार का नियमों का एक समूह होता है प्रोटोकॉल। और उसी प्रकार से आप कंप्यूटर की भाषा में भी समझ सकते हैं, प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जिसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उपयोग डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। यानी प्रोटोकॉल का मतलब है कि नियमों का समूह। प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है, नियमों का समूह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि कंप्यूटर से पूछा गया था। पीसीबी का फुल फॉर्म, तो जो है पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। अब कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म की अभी वीडियो डाल देंगे थोड़ी देर में, तो आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको पेपर में अच्छा स्कोर दिलाना। ठीक है, एक और फुल फॉर्म पूछा था, आईपी का फुल फॉर्म। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, संगठन में प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं। संगठन में अगर आप प्रबंधन या मैनेजमेंट करते हैं तो उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो उसका उद्देश्य होता है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। उसको केवल आंसर याद था, तो इसमें है सही सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, और जो है अगला प्रश्न है, एलिवेटर पिच क्या है।
एल्वीटर पिच क्या है? तो देखिए एल्वीटर पिच एक बोलचाल का शब्द है जिसका उपयोग किसी संक्षिप्त भाषण के लिए किया जाता है। जो उत्पाद, सर्विस या प्रोजेक्ट के लिए किसी आइडिया को रेखांकित करता है उसको कहा जाता है एल्वीटर पिच। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो कि पटवारी के 15 मार्च शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो अभी इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम शिफ्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जो है पटवारी परीक्षा शिफ्ट 2 का जो है शाम को 5:30 बजे पेपर होगा। उसके बाद हमें जो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वीडियो डालने के 2 घंटे बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जो है एनालिसिस के साथ। जय हिंद।